टुडेज मेन टॉपिक है सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, स्पेशली एंशियंट हिस्ट्री। और सब टॉपिक आज है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। लास्ट टाइम पे ऑलरेडी हम प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज के बीच का डिफरेंस डिस्कस कर चुके हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट एक जनरल इंट्रोडक्शन हम यहाँ पे देख चुके हैं। अब बात करते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की। तो आर्कियोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है विद रेफरेंस टू द एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, क्योंकि जहाँ पे लिटरेरी एविडेंस बहुत ही कम है और अगर है भी तो उनकी जो जेन्युइनिटी है, यहाँ पे ऑथेंटिसिटी है, वो क्वेश्चन है। तो ऐसे में यहाँ पे ये बोला भी जाता है जहाँ पे लिटरेरी साइलेंट है वहाँ पे आर्कियोलॉजी स्पीक करता है, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस की हेल्प से ही हम एंशिएंट इंडिया के बारे में जान पाए हैं। तो जैसे-जैसे यहाँ पे रिसेंट डिस्कवरीज़ होती जा रही हैं, वैसे-वैसे साइंस में भी डेवलपमेंट होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से आर्कियोलॉजी और बेटर रिजल्ट्स को यहाँ पे प्रोवाइड करवाती जा रही है। और अर्लियर जो आर्कियोलॉजी का यहाँ पे डिपार्टमेंट सेटअप था, वो यूरोपियंस ने किया था, लेटर ऑन इसको इंडियंस ने कंटिन्यू किया है। तो ऐसे में हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जानना कि कौन-कौन से यूरोपियंस स्कॉलर्स हैं, जिन्होंने आर्कियोलॉजी को सेटअप करने में हेल्प किया था इंडिया में। सबसे पहले जो नाम आता है वो है सर विलियम जोन्स का, और इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को फॉर्म किया था इस ईयर में 1774 में। अब इस ईयर में एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट भी आता है यहाँ पे ब्रिटिश क्राउन इंडिया का, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में उसका नाम लिख सकते हैं। और इन्होंने इंडियन एंटिक्विटीज़ की जो भी एंशिएंट चीज़ें मिल रही थी, रिमेन्स मिल रहे थे, कुछ एविडेंसेस मिल रहे थे, अगर कोई भी साइट डिस्कवर की जा रही थी तो उसको स्टडी करना स्टार्ट किया था। ऐसे में दूसरे यहाँ पे जो पर्सनैलिटी है वो है अलेक्जेंडर कनिंघम। इनको अपॉइंट किया जाता है एज़ एन आर्कियोलॉजिकल सर्वेयर इन 1862, और काफ़ी कंट्रीब्यूट करते हैं यहाँ पे एंशिएंट इंडिया ज्योग्राफी में, यानी जो साइट्स है उसको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डिस्कवर करते हैं, कॉइन्स को कलेक्ट करते हैं और वेरियस एक्सकवेशंस को भी यहाँ पे कंडक्ट करते हैं। तो इनका यहाँ पे जो मेन एक्सकवेशन साइट्स जिससे रिलेट कर रहे हैं यहाँ पे ये बोध गया है, भारूत है, तक्षशिला है, सांची एंड सारनाथ। तो बुद्धा से रिलेटेड ये सारी काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, इनको हम एक-एक करके बाद में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो पर्सनैलिटी है वो है यहाँ पे अलेक्जेंडर कनिंघम। इन्होंने एक सेपरेट आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट सेटअप किया था, जिसको बोला जाता था डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी, और डॉक्टर जॉन मार्शल को यहाँ पे अपॉइंट किया था कि वो एज़ अ डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजी यहाँ पे बनेंगे, डायरेक्टर बनेंगे यहाँ पे, उनके अंडर में सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी। अब जैसे कि जॉन मार्शल जो है वो एक डायरेक्टर हैं, तो इनके अंडर में वेरियस अदर स्कॉलर्स जो हैं वो भी इनके कोलैबोरेट में वर्क करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल डॉक्टर वोगेल, डॉक्टर स्टीन, डॉक्टर ब्लॉक एंड डॉक्टर स्पूनर। तो ये भी अपने आप में ही ग्रेट पर्सनैलिटीज़ हैं, और कहीं न कहीं यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट साइट्स की डिस्कवरी हुई थी, आइदर वो बुद्धा से रिलेटेड हो या फिर यहाँ पे कोई ट्रेड रूट से रिलेटेड हो या फिर अशोका से रिलेटेड हो, तो इन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूशन किया है। तो जब भी कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो इनसे स्पेसिफिकली हम यहाँ पे रिलेट करके इन्फॉर्मेशंस को यहाँ पे प्रोवाइड करवाएँगे। अब बात करते हैं क्या-क्या एक्सकवेशंस और डिस्कवरीज़ के लिए यहाँ पे इनके अंडर में जाना जाता है यहाँ पे, तो तक्षशिला एक्सकवेशंस को किया जाता है डॉक्टर जॉन मार्शल के अंडर में। और यहाँ पे ये जो करवाया गया था, एक 25 स्क्वायर किलोमीटर की साइट में यहाँ पे कंडक्ट करवाया गया था, जो कि इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल डेटा प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट इज़ पाटलिपुत्र एक्सकवेशन से रिलेटेड जो पर्सनैलिटी है वो है डॉक्टर स्पूनर। इन्होंने इसको एक्सकवेट करने में काफ़ी हेल्प की थी। एंशिएंट सिटी ऑफ पाटलिपुत्र जो कैपिटल भी थी यहाँ पे। और इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई है, क्योंकि यहाँ पे वाटर लॉगिंग की वजह से ज़्यादा एक्सकवेशंस नहीं हो पाई है। नेक्स्ट इज़ नालंदा यूनिवर्सिटी एक्सकवेशंस। तो इसके लिए भी डॉक्टर स्पूनर जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं। दैट मीन्स उन्होंने एक्सप्लोर किया था इस बुद्धिस्ट साइट को, जो कि ग्रेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है विद रेफरेंस टू द बुद्धिज़्म। और नालंदा अपने आप में जो एक ग्रेट यूनिवर्सिटी थी, और एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रिच इंडियन लिटरेचर अवेलेबल था, और पूरे एशिया से पीपल्स यहाँ पे आते थे, स्टूडेंट्स आते थे टू गेट एनरोल्ड इन दिस यूनिवर्सिटी। इसका जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन था वो बहुत ही ज़्यादा टफ था, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द पीपल्स नॉट एबल टू पास द एग्जामिनेशंस एंड टू एनरोल इन दिस यूनिवर्सिटी। एंड इसकी वजह से बुद्धिज़्म को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लाइमलाइट मिलती है, क्योंकि इनके बारे में काफ़ी जाना जाता है और डिटेल इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड करवाता है यहाँ पे ये जो एक्सकवेशंस हुआ था ओवर दी 2 डिकेड्स। अपार्ट फ्रॉम दैट इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड भी यहाँ पे लॉर्ड कर्ज़न के अंडर में जो डिपार्टमेंट बनाया था उसमें काफ़ी वर्क होता है, स्पेशली मोहनजोदड़ो का एक्सकवेशन होता है 1922 से 1923 के टाइम पे, और यहाँ पे आर डी बनर्जी रिस्पॉन्सिबल हैं यहाँ पे। नेक्स्ट जो है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो जैसे मोहनजोदड़ो को यहाँ पे एक्सकवेट किया था आर डी बनर्जी ने, और पैरेलली मीन्स साइमल्टेनियसली यहाँ पे दूसरी डिस्कवरी चल रही थी हड़प्पा में, जो कि दयाराम साहनी यहाँ पे कर रहे थे। और जब ये सारे एविडेंस मिलते हैं तो ये पता चलता है कि ये जितने भी एविडेंस सिमिलर मिल रहे हैं यहाँ पे, तो ये एक लार्जर कल्चर का पार्ट है, और इसी की बेसिस पे कंपाइल करके इन्फॉर्मेशन जो है सर जॉन मार्शल जो है वो डिक्लेयर करते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन जो है वो एक इंडस वैली सिविलाइजेशन का भी यहाँ पे पार्ट थी, जो कि बहुत ही एंशिएंट सिविलाइजेशन है। मीन्स वो काफ़ी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स बैक हमारा ट्रेस हो जाता है, क्योंकि अर्लियर यहाँ पे ये मानते थे कि भाई जो भी चाइनीज़
डिटेल इंस्क्रिप्शंस में जो भी एविडेंसेस और जो भी इंफॉर्मेशन मिलती थी यहाँ पे, तो मोस्टली यहाँ पे अगर हम बात करेंगे उस टाइम के जो भी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स थे, तो जो भी फॉरेन ट्रैवलर्स आए हैं, उसमें से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, तभी से इंडियन हिस्ट्री भी ट्रेस की जाती है, जो कि है यूजुअली 6th सेंचुरी बीसी की बात करेंगे यहाँ पे। लेकिन अब जो है वो काफ़ी ज़्यादा थाउज़ेंड्स ऑफ सेंचुरीज़ जो है वो बैक चला जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिस्कवरी से, क्योंकि ये जो डिस्कवरीज़ हुई थी वो मेसोपोटामिया के भी पैरेलल थी। इसीलिए यहाँ पे इंडियन कल्चर जो है वो और ज़्यादा यहाँ पे ग्रेट लाइमलाइट में आ जाता है और काफ़ी ज़्यादा लोग इंटरेस्ट होते हैं इस सिविलाइजेशन के बारे में जानने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ और कंट्रीब्यूशंस भी होते हैं जो इम्पोर्टेंट हिस्टोरियंस यहाँ पे करते हैं। इसमें से नाम आता है ऑरियल स्टीन का, जिनका इम्पोर्टेंट वर्क है बलूचिस्तान, कश्मीर, चाइनीज़, तुर्किस्तान से रिलेटेड आ जाता है यहाँ पे। एनजी मजूमदार और डॉक्टर मैके जो हैं वो अगेन इंडस वैली सिविलाइजेशंस की और डीपली अंडरस्टैंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, चाहे उसकी सोसाइटी हो, चाहे इकोनॉमी हो, किस तरीके से रिलीजन जो है वो सारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा यहाँ पे। और क्या रीज़न था कि इतनी बड़ी सिविलाइज़ेशन डिक्लाइन हुई थी, तो डेफ़िनेटली इसमें भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया जाता है। ऑनगोइंग आर्कियोलॉजिकल वर्क ऑलरेडी यहाँ पे चलता जा रहा है, जैसे-जैसे न्यू डिस्कवरीज़ यहाँ पे होती जा रही हैं, उनको एक्सकैवेट किया जा रहा है, उनको न्यू एविडेंसेस मिल रहे हैं, उनको स्टडी करने के लिए और किया जा रहा है, जिसकी वजह से हमको और ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलती जा रही है, यहाँ पे न्यू इन्फॉर्मेशन मिल रही है। ऑलरेडी यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है, उसको दोबारा से री-इंटरप्रेट करके हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, उसको क्लैरिफ़ाई यहाँ पे किया जा रहा है। तो आर्कियोलॉजी का ओवरव्यू अगर हम देखें यहाँ पे, तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उसको हम बेसिस पे बोल सकते हैं कि आर्कियोलॉजी में क्या-क्या चीज़ें यहाँ पे आ जाएँगी। तो कुछ आर्टिफैक्ट्स आ जाएँगे, जो यहाँ पे पीपल यूज़ करते थे यहाँ पे डे टू डे लाइफ में, टूल्स, पॉटरी एटसेट्रा। नेक्स्ट इज़ आर्किटेक्चर, तो वेरियस स्ट्रक्चर्स एंड बिल्डिंग्स की बात करें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करें, जो कि बहुत ही ज़्यादा ओल्ड एंशिएंट सिविलाइजेशन है, जिसमें हमको ग्रेनरीज़ के एविडेंसेस मिलते हैं, यहाँ पे ग्रेट बाथ के एविडेंसेस मिलते हैं, ड्रेनेज के पैटर्न्स मिलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अलग-अलग एविडेंसेस मिलते हैं जो कि आर्किटेक्चर्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट इज़ बायोफैक्ट्स मिलते हैं यहाँ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल नेचुरल रिमेन्स की कौन-कौन से यहाँ पे जो एंशिएंट टाइम पे क्या-क्या ग्रेन्स यूज़ किए जाते थे यहाँ पे, ठीक है? जो कि आर्कियोबायोलॉजी में आ जाएगा या फिर आर्कियो यहाँ पे बॉटनी में आ जाएगा। तो इन सारी चीज़ों की वजह से क्या एनिमल्स यूज़ किए जाते थे, क्या यहाँ पे प्लांट्स यूज़ किए जाते थे, इनको हम यहाँ पे हेल्प कर लेंगे। जिसकी बर्ड क्या रिलेटेड ये एनसीईआरटी में क्लास 12th में मेंशन है, ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स का फर्स्ट चैप्टर है आर्कियो बॉटनी और आर्कियो जियोलॉजी, तो दोनों ही एनिमल्स एंशिएंट रिमेन्स यानी जो ये स्टडी है आर्कियोलॉजी, वो एंशिएंट स्टडी करती है यहाँ पे कि भाई जो प्लांट्स हो गए, और आर्कियोबॉटनी जो है यहाँ पे सर वो एनिमल्स से रिलेटेड करती है। एंशिएंट एनिमल्स जो थे वो यहाँ पे उस टाइम पे कौन-कौन से थे, उनके एविडेंसेस के बेसिस पे जो भी बोन्स मिले हैं या फिर कोई भी थोड़ा-सा यहाँ पे एविडेंस मिला है ग्रेन्स का, उसके पर्सपेक्टिव से यहाँ पे चीज़ें डिफाइन की जाती थी। इवन कल्चरल लैंडस्केप को भी यहाँ पे किया जाता था कि भाई तब से लेकर आज तक यहाँ पे जो एनवायरनमेंट मॉडिफाई हुआ है, तो अगर हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करें तो जो हमारा थार डेज़र्ट है, वो भी एक टाइम पे ग्रीन रहा होगा यहाँ पे, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली यहाँ पे जो रिवर ने अपनी कोर्सेज़ को चेंज करके ऐसा हुआ है कि भाई आज का टाइम जो है मोस्टली यहाँ पे जो राजस्थान वाला है, वेस्टर्न राजस्थान वाला पोर्शन है जो डेज़र्ट में है, तो उस टाइम पे डेफ़िनिटली डेज़र्ट नहीं रहा होगा। इसी टाइप का जैसे आज के टाइम पे क्लाइमेट चेंज विटनेस हो रहा है, कहीं न कहीं वो उस टाइम पे भी फिनोमेना चेंज हुआ होगा या फिर फिनोमेना विटनेस हुआ होगा, जिसकी वज़ह से मेजर चेंजेस हमें आज के पर्सपेक्टिव में देखने को मिलते हैं। अब डुअल नेचर ऑफ आर्कियोलॉजी की बात करेंगे तो आर्कियोलॉजी जो है वो एज़ अ साइंस भी है, लेकिन वो साइंटिफिक मेथड्स और प्रोसीजर्स पे यहाँ पे फॉलो करती है। प्रिसाइज़ मेथड यहाँ पे C4 कार्बन कार्बन डेटिंग की हम यहाँ पे बात करेंगे, या फिर कुछ और इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है कि हम बात करेंगे कि भाई यहाँ पे सर्वे मेथड को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, और साथ ही साथ स्ट्रैटोग्राफी हम यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर यहाँ पे डिफरेंट-डिफरेंट लेयर्स हैं यहाँ पे, तो ये जो डिफरेंट-डिफरेंट लेयर्स हैं यहाँ पे, अगर मैं ए-बी-सी-डी, तो मैं ए नीचे वाले को नाम दे रहा हूँ, बी ऊपर वाले को, सी, डी, इस तरीके से अगर लेयर्स को यहाँ पे दे रहा हूँ, तो डेफ़िनिटली ये जो डी लेयर है वो यहाँ पे सबसे अर्लीएस्ट लेयर है, दैट मीन्स सबसे यहाँ पे पहले वाली लेयर, और जैसे-जैसे मैं नीचे जाता जाऊँगा वैसे-वैसे ये जो लेयर है वो ओल्डर होती जाएगी। तो अब ज़रा समझिए कि ये जो चारों लेयर हैं, सबसे पुरानी जो लेयर है वो ए है और सबसे नई जो लेयर है वो डी है। ऐसे में अगर मैं एक यहाँ पे गड्ढा करता हूँ और इस एरिया की एविडेंसेस को कलेक्ट करता हूँ, तो सारी लेयर को मैं अगर एक कंसीडर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जितने भी आर्टिफैक्ट्स मिले हैं डी लेयर में, जितने भी आर्टिफैक्ट्स मिले हैं सी में, बी में, ए में, तो मैं सेम टाइम पीरियड से रिलेट करूँगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अब जैसे-जैसे न्यू टेक्नोलॉजीज़ आती जा रही है, न्यू यहाँ पे प्रिसिज़न आता जा रहा है, तो ये स्ट्रैटिग्राफी की वजह से यहाँ पे लेयर वाइज़ लेयर यहाँ पे जो है उसको एक्सप्लोर किया जाता है, और सबसे ऊपर लेयर में जो भी एविडेंस मिलेगा वो यहाँ पे काफ़ी पहले वाला है कंपेयर टू दी लास्ट लेयर। तो इस टाइप से चीज़ों को भी यहाँ पे यूटिलाइज़ किया जा रहा है। एज़ इन ह्यूमैनिटी की बात करेंगे तो स्टडीज़ ह्यूमन कल्चर एंड द हिस्ट्री,
कि उस टाइम पे सोसाइटी क्या थी, विमेन्स का क्या यहाँ पे रोल था सोसाइटी में, कैसे यहाँ पे इकोनॉमिक सिस्टम चलता था, क्या इकोनॉमिक सिस्टम में ओनली मेन पार्टिसिपेट करते थे या पॉलिटिकल सिस्टम जो थी ओनली मेन के पास रहती थी या विमेन्स को भी यहाँ पे रोल मिलता था, सम सॉर्ट ऑफ थिंग, ये सारी चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कवर करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हम रीजनल पर्सपेक्टिव को भी कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स की बात करेंगे यहाँ पे, तो वहाँ पे ये कंसिडर किया जाता है एज़ अ ब्रांच ऑफ द एंथ्रोपोलॉजी, जहाँ पे हम ह्यूमन्स की स्टडी करते हैं यहाँ पे। यूरोप की बात करेंगे तो वहाँ पे इसको एक सेपरेट डिसिप्लिन की तरह यहाँ पे देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगेन कंटिन्यू है यहाँ पे। अगर हम टाइम फ्रेम ऑफ स्टडी की बात करेंगे तो ओरिजिन जो है यहाँ पे कि फर्स्ट स्टोन टूल जब से हमको यहाँ पे मिला है तो उसका जो टाइम पीरियड है 2.5 मिलियन ईयर्स एगो। लेकिन स्टोन टूल मिलने का मतलब ये नहीं है कि उससे पहले यहाँ पे जो है वो हिस्ट्री नहीं होगी या फिर कोई भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस नहीं होंगे। लेकिन हमने अपनी कन्वीनियंट के लिए यहाँ पे इसको स्टार्ट कर रखा है इस टाइम पीरियड से। फोकस की बात करेंगे प्री हिस्टोरिक सोसाइटी की, अगर हम बात करें प्री हिस्टोरिक, अब यहाँ पे जो अगर हिस्ट्री है तो अगर आप हिस्ट्री को देखोगे यहाँ पे तो वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है यहाँ पे। ठीक है? तो कौन-सी है? प्री हिस्ट्री, जहाँ पे कोई भी हमको एविडेंसेस लिटरेरी नहीं मिलते हैं। फिर आ जाता है प्रोटो हिस्ट्री, जहाँ पे एविडेंसेस तो हैं लेकिन ड्यू टू दी लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल और यहाँ पे कैपेबिलिटीज़ अभी हम उसको यहाँ पे डिस्कवर नहीं कर पाए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम हड़प्पन स्क्रिप्ट, ऑल्दो राइटिंग तो है लेकिन अभी हम उसको डिसाइफर नहीं कर पाए हैं, जिसकी वजह से वो प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट है। और प्रॉपर हिस्ट्री जहाँ पे प्रॉपर लिटरेरी एविडेंसेस जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ पे, है ना? जिसको हम वेदास की बात करेंगे। तो इस बेसिस पे हम लिटरेचर के बेसिस पे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। तो जहाँ पे हिस्ट्री आ जाती है, जहाँ पे हम ईज़िली लैंग्वेज को अंडरस्टूड कर पाते हैं, तो वो हिस्ट्री तो काफ़ी ईज़ी हो जाती है। लेकिन वो हिस्ट्री जहाँ पे लिटरेरी एविडेंसेस साइलेंट हैं, तो वहाँ पे आर्कियोलॉजी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इस तरीके से अगर हम देखें 99% ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री जो है वो विदाउट एनी रिटन रिकॉर्ड्स है और इसको अंडरस्टैंड करने के लिए जो है वो हमें आर्कियोलॉजी की हेल्प चाहिए होती है यहाँ पे। तो इसीलिए यहाँ पे इसका इंपॉर्टेंस भी बोला जाता है कि जो प्री हिस्टोरिक सोसाइटीज़ हैं, सर वहाँ पे कोई भी रिटन रिकॉर्ड्स तो नहीं है और यही रीज़न है कि उसको समझने के लिए आर्कियोलॉजी की हेल्प चाहिए होती है। कि ह्यूमन हिस्ट्री की बात करें कि जो पैलियोलिथिक स्टेज से स्टार्ट हो जाती है और तब तक चलती है यहाँ पे कि भाई जब तक यहाँ पे लिटरेचर नहीं आ जाता यहाँ पे, तो इन सभी चीज़ों को समझने के लिए हमको आर्कियोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है। तो गोल क्या है कि जो ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ, उसका फिज़िकल और कल्चरल डेवलपमेंट को हम समझें, कल्चरल इवोल्यूशन को समझें, कल्चरल हिस्ट्री को समझें हमें, वो आर्कियोलॉजी से ही हमको यहाँ पे मिलती है। तो अलग-अलग आर्कियोलॉजिकल मेथड्स को यूज़ करके इन सारी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सर्वेलेंस की बात करेंगे तो सबसे पहले आपको साइट आइडेंटिफ़ाई करनी है। जैसे जब मोहनजोदड़ो यहाँ पे साइट जो थी, उसी के कुछ किलोमीटर दूर पे यहाँ पे हड़प्पा भी डिस्कवर किया जा रहा था। फिर जब ये दोनों ही यहाँ पे ये एक वेल एस्टेब्लिश्ड फैक्ट हो गया कि जो भी आर्टिफैक्ट्स मिल रहे थे उसमें कुछ सिमिलैरिटी थी, तो आस वाले रेडियस में और ज़्यादा डिस्कवरीज़ यहाँ पे होती हैं और डेफ़िनिटली हमको रिज़ल्ट भी मिलता है कि अलग-अलग साइट्स जो हैं, वो सेम कल्चर से देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे सर्वेलेंस का मतलब होगा आइडेंटिफाइंग साइट्स। नेक्स्ट बात करेंगे एक्सकवेशंस, कि आप एक्सकवेट करके जो अनअर्थिंग एलिमेंट्स हैं, उनको आप यहाँ पे रिमेन्स को बाहर निकालोगे जो यहाँ पे ज़मीन के नीचे यहाँ पे दबे हुए हैं। डेटा एनालिसिस करोगे आप उसको कि किस तरीके से जो चीज़ें हैं यहाँ पे, नॉर्मली हिस्ट्री में क्या होता है कि हम जाते हैं प्रेज़ेंट टू पास्ट, मतलब आज के टाइम पे जो हम एविडेंसेस कोई भी हमको मिला है तो हम उसको आज की यूटिलिटी के हिसाब से देखते हैं यहाँ पे, कि भाई आज की यूटिलिटी में इसका क्या रोल होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमको एक सैडल कॉर्न मिला है, सैडल कॉर्न मतलब क्या होगा कि भाई सिलबट्टा, ठीक है? एंशिएंट टाइम पे अगर हम देखेंगे तो वो हड़प्पन सिविलाइज़ेशन पे भी मिला है। तो आज के टाइम पे हम यूटिलिटी करते हैं उसको, यहाँ पे हर्ब्स हो गई, स्पाइसेस हो गई, उनको यहाँ पे क्या करने के लिए, पेस्ट बनाने के लिए, और पुराने टाइम में भी हो सकता है उसको इसीलिए यूज़ किया जाता होगा। तो इस तरीके से हम सारी चीज़ों को यहाँ पे एनालाइज़ करके कुछ कन्क्लूज़न पे यहाँ पे पहुँचते हैं। तो इस तरीके से हम कंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पे ये जो आर्कियोलॉजी है ये एक सिंगल डिसिप्लिनरी अप्रोच नहीं है, ये क्रॉस डिसिप्लिनरी अप्रोच है, जहाँ पे ये डील करेगी अलग-अलग सब्जेक्ट से। फॉर एग्ज़ाम्पल एंथ्रोपोलॉजी की बात करें, ह्यूमन इवोल्यूशंस की स्टार्ट की जाएगी। आर्ट हिस्ट्री, लिटरेचर, आर्किटेक्चर जो हमको मिल रहा है वो भी अलग-अलग अपने आप में ही एक एक तरीके से डोमेन्स हैं, डायमेंशंस है, एक तरीके से अपने आप में डिसिप्लिनरी अप्रोच है। ज्योग्राफी, जियोलॉजी, लिंग्विस्टिक्स, फिज़िक्स, अलग-अलग इन्फॉर्मेशन साइंसेज़, इवन अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, स्टैटिक्स की बात करें या पैलियो इकोलॉजी की बात करें, एनवायरनमेंट की बात करते हैं, ओंटोलॉजी की बात करेंगे, पैलियोज़ूलॉजी की बात करेंगे, पैलियो बॉटनी की बात करेंगे यहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, वो एक अलग-अलग अपने आप में डिसिप्लिन है, लेकिन आर्कियोलॉजी के अंडर में ये सारी ही चीज़ें यहाँ पे आ जाएँगी, ठीक है? अब भाई किसी भी कल्चर में यहाँ पे आर्ट भी होगा, लिटरेचर भी होगा, आर्किटेक्चर भी होगा, एनिमल्स भी होंगे, प्लांट्स भी होंगे, तो ये सारा एक ही तरीके से पार्ट है, वहाँ पे सोसाइटी भी होगी, इकोनॉमी भी होगी, तो ये मल्टीपल स्ट्रीम जो है वो एक ही स्ट्रीम के अंदर में आ जाएगी जो है हमारी आर्कियोलॉजी।